हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो सर बात कर रहे हैं हम आपका रीट लेवल 2। फर्स्ट की तो एनवायरनमेंट के आंसर की जो है मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे लेवल 2 जो है इसके आंसर की हम बात करते हैं कि लेवल 2 के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले साइकोलॉजी उठा ली जाए। बिल्कुल सर, साइकोलॉजी ले ली जाए क्योंकि साइकोलॉजी का एक ऐसा हवा बना हुआ था कि साइकोलॉजी बहुत कठिन आती है आर एस। अच्छा, साइक्लो मतलब रीट का पेपर देखूं मैं, मतलब जो बना रहे थे लोग कि रीट जो है मतलब आरएएस है, रीट बड़ा खतरनाक है और रीट कई साल बाद आई है, मतलब कुछ ऐसा कुछ है पेपर में। ऐसा सर मुझे कुछ लगा नहीं। तो चलिए सर देखना शुरू करते हैं, ये बातें बाद में होने हैं, अपन पहले देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हाँ। देख लिया जाए कि क्या रहा। और सर सबसे बड़ी बात में यहाँ पर एक बात शायद मैं बता दूं विद्यार्थियों को, लर्नर्स को जो हमसे जुड़े हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रीट के लिए मनोविज्ञान सर मैंने करवाई हुई थी। बिल्कुल करवाई हुई है, मेरे को पता है। जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तब भी करवाई थी और अभी करवाई है, और अभी फिर करवाएंगे सर जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। नो डाउट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बात जब चल भी रही आने आएगी। वाली है, और जैसे आरएएस के लिए बहुत कम टाइम मिला है तो उसके लिए भी एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। और सर मैं विद्यार्थियों से एक ही बात कहता था, मैंने कहा साइकोलॉजी के संदर्भ में जो है ज़्यादा उलझने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान बड़ा सरल विषय है और इसको आसान से जो जीवन का जो जीवंत विषय है उस तरह से अगर जोड़ के पढ़ा जाए तो इस विषय को आसानी से किया जाए। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन मित्रों। है कि यदि पहला, बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और उसकी मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धता क्या होती है? देखिए वास्तविक आयु और मानसिक आयु अगर 14 वर्ष होती है, वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु अगर 14 वर्ष होती है तो इसका सही जवाब यहाँ पर 107.69 यहाँ पर निकलता है। बुद्धि लब्धि ये होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशन थ्योरी कहते हैं, मनोविज्ञान में सर ये सबसे पहले पावलोव के द्वारा दिया गया था सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका। चलिए सर बाल एक, अपराध का कारण। हाँ बाल अपराध। जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ते हैं और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बाल अपराध जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? माता पिता से अनबन हो जाना। माता पिता में है सर ये? हाँ, माता पिता में अनबन हो जाना। हाँ बिल्कुल, यही इसका सही जवाब होगा सर। ओके। आवाज अगर सही आ रही हो तो एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया सर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है नहीं जो और जो दिया कहा गया है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सर इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा पर बल दिया गया है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करने पर सर एकेडमिक कैलेंडर की भी बात इसमें कही गई है, ये हमने बताया हुआ है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर इस पर कहीं भी बात नहीं की गई है सर। अगर संविधान आपने पढ़ा हो तो राइट टू आपका अभी बात करेंगे सर, रुक जाइए। जो है उसके संदर्भ में 2 प्रश्न हैं अभी आगे। तो 21 ये कहता है कि भाई आपका बाल शिक्षा की बात आपका 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो है अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो नो डाउट ये कॉमन सेंस से भी लग सकता था, मतलब जो जिसने ज्यादा जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहा है वो इस आंसर पे पहुंच रहा है। और इसमें से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता सर है। शोध को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन इसमें सम्मिलित किया जाता है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है? सर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा। सर कला शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, हम सांस्कृतिक विरासत जो हमारी होती है, सांस्कृतिक विरासत होती है, टू विजिट हिस्टोरिकल साइट, तब हम इसमें शामिल किया जाता है ताकि बच्चों को हमारी कल्चर से जोड़ा जा सके, हमारी संस्कृति से जोड़ा जा सके। अच्छा सर, नेक्स्ट आगे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सर, कितना जोरदार प्रश्न है सर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है सर, और ये विचार संबंधी सर कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है, वो निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित होती है सर। इसका सही जवाब होगा निरंतरता के सिद्धांत से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? सर बुद्धि का घटक में हमेशा उन चीजों को शामिल किया जाता है जो लॉजिकल होती है, अर्थात तार्किक होती है, जो स्मृति पर आधारित होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। जब व्यक्ति अनुभव से सीखता है तब हम इसको शामिल करते हैं, लेकिन वोकेशनली चॉइस यानी कि व्यवसायिक रुचियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रतिक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सर यहाँ पर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मनोगत्यात्मक, जिसको अंग्रेजी में कहा गया है साइकोमोटर एक्टिविटी। यस, एक मिनट।
ठीक है। साइकोमोटर एक्टिविटी जो है सर, इसमें सोचने को सम्मिलित नहीं किया गया, अंग्रेजी में इसे थिंकिंग के रूप से जाना जाता है। सर एक बुद्धि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्धांत दे रखा है सर, जिसे 16 प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है। सर यह व्यक्तित्व मापन की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मानी जाती है। हमारे रीट में क्या होता है सर, बुद्धि ले लीजिए, अधिगम ले लीजिए और व्यक्तित्व ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है सर, और इसका सही जवाब होगा R.B. केटेल। ओके, मैं सर बीच में आपको रोकना चाहूंगा जी। मेरे दिमाग में मतलब साइकोलॉजी को देख के क्वेश्चन आया है जी। एनसीईआरटी की बात करी जाए जी, तो क्लास 11th 12th में साइकोलॉजी चलती है। बिल्कुल चलती है सर। तो 11th 12th की क्लासेस जो हैं उनका कितना योगदान रहा है इस पेपर के? देखिए सर, बिल्कुल मैंने जो मनोविज्ञान के कोर्स अनअकैडमी पे डिजाइन किए थे, मेरे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित होंगे, कृपया कमेंट करें, मैं निवेदन करूंगा उनसे। सर उनको पता होगा कि हमने जो कोर्स डिजाइन किए थे वो सारी तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मनोविज्ञान की किताबों पर आधारित थी, और बिल्कुल वो चीजें थी जो सतही लेवल पर होती है। हम देखते हैं सर यूट्यूब पर या अन्य कोई भी माध्यम होता है, वहां पर मनोविज्ञान का हवा खड़ा कर दिया गया है कि मनोविज्ञान में बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सर इस तरह का इस पूरे पेपर में कहीं भी हमें नजर नहीं आता है सर। अच्छा, मनोविज्ञान की सर बात करूं, जैसे कोई विद्यार्थी पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहा है, हालांकि बीएड करी जाती है तो बीएड में आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, एक पेपर होता है। जो बिल्कुल मतलब लर्नर है, कंपटीशन के अंदर आ रहा है या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी की जब शुरुआत कर रहा है जी, तो उस वक्त जो शुरुआत है बेसिक की वो कहाँ से करे? वो आपका मनोविज्ञान के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करे या फिर कोई गाइड लेके आए या फिर कोई ऑथेंटिक किताब जो है वो लेके आए? देखिए सर, मनोविज्ञान की शुरुआत करने के लिए हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली बात तो अगर गाइड से आप गाइड क्या होता है सर, गाइड वो होता है जो मैं आधे में ले जा करके छोड़ देता है, वो पूरी जानकारी कभी नहीं देता है। मैं आपको रियल बात बताता हूँ, अगर आपको मनोविज्ञान की वास्तविक तैयारी करनी है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का सहारा ले सकते हैं। मनोविज्ञान की कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, पीडी पाठक की किताब आती है सर, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो बीएड में भी चलती है। बीएड में भी चलती है, बहुत बेहतरीन किताब होती है सर, लेकिन विद्यार्थी उसको पढ़ता ही नहीं है, लेंदी बहुत है। लेंदी बहुत है। हमारे तो 20 मिनट में मनोविज्ञान के 20 प्रश्न सोल्व करें, यही रीट में आने वाले। इस तरह से कबूतरबाजी यहाँ पर नहीं होती है सर। प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं है, ये बात बहुत शानदार यहाँ पर पूछी गई है। सर देखिए, प्रतिभावान विद्यार्थी जो होगा आक्रामक नहीं होगा, मेरे को ये लगता है। हाँ, आक्रामक हुआ बिल्कुल भी आक्रामक। देखिए सर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूछी है? आक्रामक बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत होगा। वह एक रस्मी व्यवहार यानी कि हाय हेलो इस पर व्यवहार करता है जैसे, ये बिल्कुल नहीं होगा सर। बहुत ही तुनक मिजाज, तुनक मिजाज का मतलब होता है एग्रेसिव, गुस्से वाला, ये बिल्कुल नहीं हो सकता सर। सर कितना शानदार, ऐसे ही जवाब आ रहा है सर। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। चुनौतीपूर्ण का मतलब होता है सर कठिन। हमेशा जो प्रतिभावान विद्यार्थी होता है, उस प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए कक्षा की गतिविधियों को हाई स्तर पर रखा जाना चाहिए, उसके लिए सामने नई नई चुनौतियां देनी चाहिए सर। अच्छा, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना सर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं स्पेशल डिपेसिटी चाइल्ड। सर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, देखिए ये अवास्तविक लक्ष्य है, ऐसा कोई है नहीं। विद्यालयों पर भार पड़ेगा, नकारात्मक इफेक्ट है, इस पर है नहीं। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सर ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान नहीं है सर, समस्या समाधान क्या नहीं है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। लक्ष्योन्मुखी, जब हमारे सामने एक लक्ष्य होगा तब हमें एक पता चलेगा कि हमारे सामने ये समस्या आ रही है, तो हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास भी किया जा सकता है। सर जब इस बोर्ड का हमने पहली बार प्रयोग लेना शुरू किया था तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आई थी, तो हमने उसका समाधान किया। तो ये होगा समझ और क्रमिक चरणों का प्रयोग करना। जब हम समझते हैं चीजों को तो ये होता है। सर संगीत संबंधी योग्यता, ये मेरे को अजीब सा ही लग रहा है। अजीब सा ही लग रहा है, तो इसका यही मान के चल रहे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? सर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को, जिसको टेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट TAT इसे कहा जाता है सर, यह एक प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सर सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिख दिया, बहुत आराम से सुनिएगा।
यही है सर, क्रिएटिविटी। यस, है ना सर। एक बिंदु मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब एक सामान्य विद्यार्थी होगा तो क्या करेगा, इस बिंदु को बिंदु समझ के छोड़ देगा। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी हुआ सर, तो इस बिंदु से देखिएगा क्या बना सकता है, बहुत आराम से देखिएगा। इससे एक चेहरे का निर्माण किया जा सकता है क्या सर, ऐसे का। देखिए एक बिंदु से हमने क्या क्या बना लिया, एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने स्टार बना सकते हैं क्या सर, अनेक प्रकार की चीजें बना सकते हैं सर। यह अपसारी चिंतन का उदाहरण होता है सर। बाल केंद्रित शिक्षक विधि का अर्थ है सर, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व समझाना। सर, बालक के केंद्र में रख करके, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अगर भाग लेगा कक्षा में तो शायद अधिगम जो है बहुत ज्यादा होता है। सर, एक नया प्रश्न यहाँ पर रखा है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसको हम संक्षिप्त भाषा में RPM कहा जाता है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। इसके प्रयोग के मापन जो है सर, यह बुद्धि मापन के लिए किया जाता है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मतलब ये एक वाइगोत्स्की का ये सवाल है सर। ये तो मतलब बहुत सा पूछा जाता है सर, मेरे को रिपीटेड सा ही लगता है कि हो सकता है कि आप रिपीटेड ही क्वेश्चन, ये रिपीटेड ही सवाल है सर, ये फर्स्ट ग्रेड का लोकप्रिय सवाल रहा है सर। यस। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक है सर, आज आपके घर में एक बालक होगा, वो बालक क्या करेगा, आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी आपके अनुकरण करेगा। वो मोबाइल चलाएगा, आपने देखा होगा मम्मी रोटी बनाती है तो बच्चा आटा मांग लेता है कि आटा देना, क्यों, क्योंकि वो भी उसको आता नहीं है पर वो बेलेगा उसको, है ना। ये अनुकरण करने वाली बात हो जाती है सर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आया सर, एक बात है पेपर को देखने में। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? सर, बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का जो सबसे पहले निर्माण है, यह आप सभी को पता होगा सर। जब बुद्धि पढ़ाई जाती है तब इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है विनय। अच्छा, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? सर, प्रतिभाशाली बालकों का अगर हमें उत्थान करना है तो पढ़ाने की अगर आप धीमी गति रखोगे तब ये गलत हो जाएगा। दंड दोगे तो संभव नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो इधर उधर बिगड़ेंगे। सर, विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये राइट टू एजुकेशन का फिर आया है। और कमाल की बात, कल किसी एक लर्नर ने मुझसे रात को ही पूछा था कि सर राइट टू एजुकेशन के अंदर जो ये बिल है, विधेयक है, न्यूनतम कार्य घंटे कितने का रखें? तो 45 घंटे। 45 घंटे बिल्कुल सर, 45 में सही जवाब होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सर मेरे को कोई टिपिकल नहीं लगता, ये तो रिपीटेड सा क्वेश्चन सर। मैं बताऊं आपको, आज इसमें 30 सवाल पूछे गए हैं और मैं लर्नर से हमेशा कहता था कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखा करो। यस सर, 30 में से 25 सवाल जो है किसी न किसी माध्यम से हमारी पिछले 5 वर्षों की परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो द्वितीय श्रेणी देख लीजिए, रीड देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए, लेकिन विद्यार्थी इतना ध्यान ही नहीं देता है सर। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? सर, उन्हें दूर करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का, एक्शन रिसर्च जो होता है, उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिमाणों द्वारा सीखने से संबंधित है? सर, परिमाणों द्वारा सीखने से जो संबंधित होता है, इसमें क्रिया प्रसूत अनुसंधान माना जाता है। ये भी रिपीटेड लग रहा है। ये भी रिपीट, ये स्कीमा वाला सर इतनी बार पूछ लिया गया है। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, इसका सही जवाब। ये फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार 3 बार पूछा गया था सर। अच्छा, 2020 में जो पेपर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण जो है, इसकी विशेषता नहीं है सर। अस्पष्ट उद्दीपक होता है। व्यक्तिपरक प्रशिक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसकी विशेषता नहीं होती है सर। अच्छा, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अल्बर्ट बांडुरा ने निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। 4 परिस्थितियां इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले अटेंशन। अटेंशन को हम अवधान के रूप में जानते हैं। रिटेक्शन, यह धारणा होती है। रिप्रोडक्शन, यह पुनरुत्पादन होता है। मोटिवेशन, यह अनुप्रेरणा होती है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कहते हैं सर इन्हें, मनोविज्ञान की भाषा में। और सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन, सर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है, यह स्वप्न विश्लेषण विधि बताई है सर। यह बात याद रखें। यहाँ पर मैं लर्नर से कहना चाहूंगा सर, शब्द पकड़िएगा, अचेतन मन। स्वप्न इसमें ही चेतन, अचेतन और अवचेतन, तो इसमें स्वप्न विश्लेषण। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ADHD का अर्थ है? ADHD
सर इसका शाब्दिक अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक। बहुत से बालक होते हैं ना सर जो कक्षा में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनको संदर्भ में यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक परीक्षण जो व्यक्ति की एक या एक से अधिक क्षेत्र में, सर प्रश्न को पकड़िएगा, एक या एक से अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, यह उसका उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। ये देखिए सर, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। मैं ये मान के चलता हूं कि मनोविज्ञान के इन 30 प्रश्नों में से अगर एक अच्छा विद्यार्थी है जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, तो मेरा मान 26 से 27, हाँ 26-27 तो सर थोड़ा कम बता रहे हैं शायद आप, 29, मैं 28 प्रश्न यहाँ पर उम्मीद करता हूँ। सर देखिए कुछ बार ऐसा भी होता है जैसे हम पेपर देने जा रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन हमारे आते हुए गलत हो जाते हैं या हमारी शीट में गलती हो जाती है, मतलब एक इसको बोलते हैं मानवीय भूल बोल सकते हैं। मानवीय भूल बोला जा सकता है सर, लेकिन ये प्रश्न पत्र ऐसा है नहीं सर। चलिए, अगर यहाँ पर एक प्रश्न में भी मानवीय भूल अगर आपने की है तो शायद आप रैंक में काफी नीचे चले जाएंगे। हाँ, बिकॉज क्योंकि एक एक नंबर जो है वो मायने रखता है। हिंदी वाला थोड़ी करवाना है। नहीं सर, यहाँ पे एसएसटी पे चलेंगे हम लोग। जी ये आपका मैथ आ गया है। हाँ जी, गणित है ये, साइंस मैथ वाला पोर्शन है ये। पेपर एक बहुत अच्छा पेपर था, नो डाउट। एक बार विद्यार्थी कृपया करके कमेंट जरूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके। थोड़ा सा और नीचे ले सर, ये साइंस आ रहा है अभी तो 150 कंप्लीट होंगे। हाँ बिल्कुल, कृपया कमेंट जरूर करिएगा। ये आ गया सर। ओके, ये सर सामाजिक विज्ञान है सर, गजब। और पहला हिस्ट्री आपका मतलब हिस्ट्री से है। एक बात मैं बताऊं सर आपको, नहीं सर, मैं भी एक बात बोलूंगा कि सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ लो, रामशरण शर्मा काम बन जाएगा सर। उसके अलावा में मैं इतना ही जानता हूँ सर। एक बात है, बच्चे बोल रहे थे कि इतिहास में कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता है। सर आज आपको पता है एसएसटी में 60 प्रश्न थे। जी बिल्कुल। इतिहास कल्चर के कितने प्रश्न थे मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों को, 24 क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ से 40%। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में अवस्थित? सर सिंधु सरस्वती सभ्यता का मतलब हड़प्पा सभ्यता है, ये मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, चौहुंद्रो पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है। सही जवाब 1, 2, 5 और 6। सी इसका आंसर होगा। सी इसका सही जवाब, क्योंकि प्रभास पाटन जो है गुजरात में है, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंदन नदी के किनारे स्थित है सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका दिखाई देता है। ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान में किस जिले में हुआ? जालोर, भीनमाल। ओके, भीनमाल जालोर इसका आंसर है। वैदिक काल। वैदिक काल का क्वेश्चन है सर। ये जब भी मैं वैदिक काल पढ़ाता हूँ तो उसमें इंट्रोडक्शन ही में यही देता हूँ, ठीक है। तो सर वैदिक काल के बारे में कथनों पर विचार करें। अब कौन से कथन? सर सत्य कथन। गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम सर वह आश्रम होता है जिसमें हम कमाई धंधा करते हैं। बिल्कुल। अगर ये आश्रम नहीं होगा तो अन्य जो भी आश्रम है ना, वो उनको हम पोषण नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनका वित्तीय फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, बिल्कुल सही है सर। व्यापारी वर्ग को यहाँ पर विश नहीं कहा जाता, विश प्रशासन की एक इकाई होती थी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1 और 2। यस, इसका आंसर जो है आपका 1 और 2 होगा। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड। यस, इसका सही जवाब होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय। सर मैं एक बात बताऊं आपको, ये राम स्नेही संप्रदाय और संत दरियाओ जी का मैंने कल ही सवाल करवाया था। कल मैंने मैराथन ली थी सर 4 घंटे की, तो उसमें मैंने रैण, ये मैंने बताया था, रैण शाखा के संस्थापक संत दरियाओ जी माने जाते हैं। नेक्स्ट फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, और ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये एक ऐसी चीज है जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से सर महावीर स्वामी के बारे में रीट में ये प्रश्न पहली बार जोड़ा गया, ये टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सर महावीर स्वामी के बारे में कथनों पर विचार करें। सही कथन होगा जन्म लुम्बिनी। भाई साहब ये लुम्बिनी तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था जी। तो पहला तो वैसे ही गलत बन जा रहा है। सर उनके बचपन का नाम वर्धमान था, बिल्कुल सही जवाब है। पहला गलत, दूसरा सही। उनकी माता का नाम, नहीं भाई साहब, महावीर स्वामी की माता का नाम तो त्रिशला था सर। महामाया तो वो महिला थी जिसने भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, न कि पहले। तो केवल 2 सही जवाब होगा सर।
बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। राजस्थान कला संस्कृति का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में वाद्य यंत्र का टॉपिक है सर, जिसमें अलगोजा सही जवाब होगा। अलगोजा बांसुरी के समान होता है। बिल्कुल, रावण हत्था हाथ से बजाया जाता हाथ है। से, कल ही मैंने बताया था सर ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है, अभी बात करेंगे, हमारे मोहित जी कह रहे हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये महाजनपद काल का फिर पूछा है, और उसके नगर, उनकी कैपिटल। सर मैं हमेशा कहता हूँ कि महाजनपद काल का जो सही है प्रश्न, हमेशा पिछली बार भी रीट में 2 प्रश्न आए थे सर, इसमें सही जवाब होगा कंबोज, जिसकी राजपुर या हाटक राजधानी मानी जाती है सर। ये आपका सोतवती, शायद मेरे ख्याल से आपका माहिष्मती को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसी को कहा जाता है। माहिष्मती अवंती के अंदर देखने को बिल्कुल मिलता है, उसी बिल्कुल को कहा जाता है। सर ये एक और प्रश्न आ गया, ये भी मैंने कल क्लास में करवाया था सुबह 9 बजे वाली में। भंड देवरा, ये 12 जिले में है सर, हाड़ौती का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ इतिहास में, वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पे विचार। सर ये प्रश्न देखिए आप, काफी बड़ा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है सर। चंद्रगुप्त मौर्य सर सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, उसके साथ इसने विवाह किया था। जीवन के अंतिम काल में उसने जैन धर्म अपनाया था सर, श्रवण बेलगोला चला गया था, और संतारा पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे। अशोक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना करके बिंदुसार को बनाया था सर। तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, पौत्र थे, अशोक इनका पौत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, और बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण कार्य अशोक ने किया था सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अशोक ये लीजिए अभिलेख से आ गया है। अशोक अभिलेख का प्रश्न है सर। अभी अशोक के अभिलेखों, सर जब भी मैं अभिलेख पढ़ाता हूँ स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इसकी भाषा जो है यह प्राकृत है, और जो इसकी लिपि है वह लिपि ब्राह्मी है। स्पष्ट पढ़ाता हूँ सर, पहली लाइन ये होती है, दोनों ही सही होंगे सर, यहाँ पर ये बात याद रखें। चोराचारी, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चोरी चोरा फरवरी 6 फरवरी 1922, इसके माध्यम से 12 फरवरी को आंदोलन समाप्त कर दिया गया था सर। ये एक नया प्रश्न है, बिल्कुल नया सवाल है यह एक बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना एडवाइजर नियुक्त किया था, अपना सलाहकार। लेकिन सर जब हम इस प्रश्न की थोड़ा सा आंसर को देखते हैं ना, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। उदय सिंह, राम सिंह, ये अलवर के कोई बड़े राजा हुए नहीं है। मान सिंह नाम का राजा हमें मिलता नहीं है, एक ही नाम है जय सिंह। इतनी बार पढ़ा है सर जय सिंह की अलवर के राजा हैं, इसीलिए ये सही जवाब। फिर एक हिस्ट्री का क्वेश्चन सर, हिस्ट्री है, निश्चिंत रहो। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकार है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में। सर ये तब की घटना है जब स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने पिता के साथ शिव मंदिर में जाते हैं, और वहां पर एक मूर्ति पर जो है चूहे को देख लेते हैं, तो इस बात को कहते हैं स्वामी विवेकानंद। इसमें सही जवाब होगा सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता सर है? इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। क्यों? सर यह नहीं, रुकिए प्रभु, रुकिए सर। यही प्रश्न अभी कॉलेज लेक्चर में परसों के दिन जो पेपर हुआ था, सेम प्रश्न आया था सर। वंचित की जगह वहां पर दलित कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, वो देखा था मैंने क्वेश्चन। केवल इतना सा परिवर्तन था, और सही जवाब होगा चोखा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पे आपका आ रहा है, औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? सर औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया था, 1679 की बात है यह, तो इसका पत्र लिख करके विरोध करने वाले राजा मेवाड़ के थे, क्योंकि मेवाड़ इस समय एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों का विरोध कर रही थी, और मेवाड़ के राजा राज सिंह। डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? कल सुबह 10:15 बजे वाली क्लास में करवाया था सर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया था? सर अमरदास बैरागी जो है, यह छद्म नाम बेसिकली उत्तर प्रदेश में धारण किया गया था। और ये केसरी सिंह बारठ जो है, इनके बारे में राजस्थान में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सर। हर एग्जाम में केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रश्न बनते हैं। ये मैं आपको बता दूं सर। यहाँ पर अमरदास बैरागी, अब ये कल मैं क्या बताऊं सर, दोपहर 1 बजे वाली क्लास का प्रश्न है। किसी भी लर्नर को देखना ना, अनअकैडमी प्लस पर देख लेना। प्रताप सिंह बारठ सही जवाब होगा सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिहाड़ जेल में रखा गया था किस राजस्थान के हाँ। क्रांतिकारी को? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल? सर प्रताप सिंह बारठ को तो कभी गिरफ्तार ही नहीं किया, सॉरी गिरफ्तार किया गया था, बरेली जेल में रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध नहीं है, केसरी सिंह बारठ को नहीं है, गोपाल सिंह खरवा। अच्छा, नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में चंदावल शामिल थे। दस्ते, सर महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में 2 दस्ते थे सर। एक दस्ते का नाम होता है हरावल दस्ता। हरावल दस्ता वो होता है जो अग्रिम रूप से लड़ता है, जिसमें हकीम खां सूर था। बिल्कुल ठीक है, तो जहां भी 4-4 हैं वो तो गलत हो ही जाएगा, ये गलत, ये गलत। अब ये बचते हैं सर। अब जब हम नाम पढ़ते हैं सर, तो एक नाम हमें यहां पर दिखता है, कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत वह व्यक्ति थे सर जिसने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था। तो ये तो पंडित जी हो गए, अब पंडित जी लड़ने नहीं जाएंगे। तो सर सही जवाब है 1 3 5, 1 3 2 5। कहीं है ऐसा जवाब? 1 2 3 5, हाँ ये रहा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है सर, छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी मानी जाती है सर, बहुत बड़ी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस सर ये राज्य मैंने में? बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यह उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है सर। 1718 में इसका निर्माण करवाया गया था। सही जवाब मध्य प्रदेश। और सर एक बात और, इस दुर्गादास जी राठौड़ की छतरी को मैंने खुद ने वहां पर जाकर के देखा है सर। अच्छा, एक गुमनामिनी के जीवन में है सर। चावंड चित्रकला। सर नाम से ही पता चल रहा है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी में बनाया था। Yes, बिल्कुल। महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे, तो सही जवाब मेवाड़ ही होगा। श्रीमती किशोरी देवी, सर यह प्रश्न अभी फिर कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था। किशोरी देवी जो है यह सीकर से संबंधित है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट्टी। सर बजट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि ये जो आभूषण है यह गले में धारण किया जाता है सर। अच्छा, कुछ किताबों में इसका कान भी मिलता है सर, ये मैं बता दूं। तो सर कुछ किताबों में, मतलब जो किताबें हैं, अगर आप कह रहे हो कि कुछ में कान में मिलता है, कुछ में गले में मिलता है, तो वो क्या राजस्थान की ऑथेंटिक किताबें हैं? बिल्कुल ऑथेंटिक किताबें हैं सर वो। अच्छा, तो फिर सर लेकिन सर इसमें जो है हमें ज्यादा जवाब गला हमें देखने को ज्यादा मिलता है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है सर? किस सिद्धांत के लिए एडवर्ड थॉर्नडाइक को जाना जाता है सर? ये याद रखेंगे, सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट, शिक्षा नीति 2020। सर ये मैंने पढ़ाया हुआ है, परख इसका सही जवाब होगा सर। कल्प प्रोग्राम मैंने पढ़ाया हुआ है 2004-5। 2004-5। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। बिल्कुल, ये तीसरी आपकी मीटिंग हुई थी। 86। शिक्षा का अधिकार, यस, ये आपका 86वां संवैधानिक संशोधन जो है शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग मानता है? तो वही आपका राइट टू, मैं बोल सकता हूँ फ्रीडम, अनुच्छेद 21A जो है ये वहां पे आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका भारत में लैंगिक अपराधों के बाल संरक्षण अधिनियम। सर ये महिला और बाल अपराध में पढ़ाया जाता है, पोस्को अधिनियम इसके कहते हैं। 2012 में यह पारित किया गया था सर। मतदान दिवस सर जनवरी में आता है। क्वेश्चन है ये 25 जनवरी 26 जनवरी से एक दिन पहले आता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कृषि सिंचाई को शामिल किया गया है, किसमें करा गया है? सर ये राज्य सूची का विषय है, राज्य ये सूची बहुत का विषय सरल है। सवाल है ये सर। कृषि और आपका ये राज्य सूची में आता है, और ये जब कृषि भूगोल में पढ़ाई जाती है तब भी ये बताया जाता है। तब भी बताया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है, ये कौन सा आर्टिकल सर है? ये 129 होगा, अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है 53 में होती है। सबको पता राजस्थान है। पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। सर ये चर्चा में रहा था जनवरी 2021 में सर। ग्राम सभा इसमें सही होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो वो दिखाई देता है आपका, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? सर अब इस प्रश्न का एक बार लॉजिक देखिएगा आप। अभी राजस्थान में आपको पता होगा लर्नर्स कि हमारे राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया चल रही है सर। बिल्कुल। तो राज्यपाल इसमें जो है 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है सर। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष, यहाँ पर मैं अच्छी तरह बता दूं, उपाध्यक्ष पूछे गए हैं, Yes, अध्यक्ष नहीं पूछे गए हैं। अनंत शयनम अयंगकर,
ये इसके अध्यक्ष होंगे, जीवी उपाध्यक्ष। मावलंकर थे वो अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो है वह इसके अध्यक्ष थे, लेकिन एएस अयंगकर जो है इसके उपाध्यक्ष थे। मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? सर यह हमारे अभी राजस्थान में मतदान हुए थे कुछ समय पहले। सर द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर में प्रभारी होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? अब सर इस प्रश्न को थोड़ा सा अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं। Yes. In which form of the government the executive is the responsible to the legislature? Yes. सर ये जो है ना, ये हमारी संसदीय सरकार जो होती है, जो इसमें उत्तरदायी होती है। सर कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? देखिए ज्ञान उद्देश्य, सर ज्ञान उद्देश्य को नॉलेज ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सर जब हम किसी भी चीज में हमारे पास कोई ज्ञान होता है तो हम उसके बारे में बताने लगते हैं। एक मिनट रुक जाइए सर। आज मैंने कहा कि ये क्या है भैया, ये रिमोट है, ऐसे चलता है वैसे चलता है। क्यों सर? ये हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से इसकी परिभाषा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा परिभाषा। निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पे बल करके सीखना सर, हम कार्य करके सीखेंगे तभी तो क्रिया करेंगे। क्रियात्मक सिद्धांत होगा ये। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आपके आ गया है, मेरा खेल आ गया है, ये इनका खेल है। तो चलिए देखो, यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर जब एक मैंने मैराथन करवाई थी, वहाँ पे भी मैंने विंड सिस्टम बताया था। मैंने एक चीज़ ये आपको बताई है यहाँ पे कि कभी भी विंड्स की बात करी जाए, पवनों की बात करी जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में हमेशा ये दाएं तरफ चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाएं तरफ चलती हैं। और यहाँ पे बात करी जा रही है किसकी? आपकी ये बात कर रहा है व्यापारिक पवनों की, ट्रेड विंड्स की। और व्यापारिक पवनों का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये देखने को मिलेगा मेरे को क्या? उत्तर पूर्व से, यानी कि ये जो देखने को मिलता है 30 डिग्री अक्षांश जो है, ये वहां से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये ऊपर दिशा देखने को मिलेगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। तो मैं बोलूंगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये पवनें जो हैं प्रवाहित होती हैं। आंसर जो होगा ये इसका ए होगा। नेक्स्ट, सूर्य का पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। तो ये भी जब मैंने आपको मैराथन करवाया था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि निकटतम जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं उपसौर, और अधिकतम दूरी जो होती है उसको बोलते हैं हम क्या? अपसौर। तो यहाँ पे अधिकतम दूरी की बात कर रहा है, तो अपसौर, और अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। सर ये मैंने एक बार इसको याद करने की कोशिश की थी सर। अब कैसे याद करें? मैं तो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। सर मैंने पढ़ा अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब दूर। ये लो सर, ये दूर हो गया। हाँ। ये बेसिकली एक तरीका था याद करने का सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फूड चेन सिस्टम में से पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? देखो, फूड चेन सिस्टम का एक सीधा सा फंडा है। क्या है कि एक वर्ग होता है जिसको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक वर्ग कौन होता है? जो कि सूर्य के साथ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको बोलते हैं उत्पादक। और मैं बार बार ये बोलता था, आप ये मत बोलना कि सर अपना भोजन हम खुद बनाते हैं, सूर्य उदय होता है तभी बनाते हैं, तो हम भी उत्पादक हैं क्या? हम डिपेंड हैं किसी और पे, ठीक है? हम वनस्पतियों पे डिपेंड करते हैं या मांसाहारी हैं, तो हम और जीवों पे डिपेंड करते हैं। उत्पादक कौन होगा? वनस्पति और पौधे जो होते हैं ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। इन उत्पादकों को जो डायरेक्टली इनको खा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। चूहा देख लो, चूहा कभी आपने नहीं देखा होगा कि चूहा अन्य जीवों को खा रहा है। चूहा जो है वो फसलें ही खाता है। गेहूं के गोदाम में देखोगे आप, या फिर और कोई फसल देखोगे, वहां पे चूहा देखोगे आप। तो चूहा जो है, जो मतलब वेजिटेरियन पे, यानी कि इन उत्पादक पे डायरेक्टली निर्भर कर रहा है। कुछ कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लाइक मैं बोल सकता हूँ टिड्डी, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता होगा। गाय जो केवल इन पे, यानी कि वनस्पतियों पे निर्भर हैं, वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। और मैंने ये भी बताया था कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है इसको द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चक्रवात जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि चक्रवात में से आप ध्यान रखना, यही पूछा जाता है कि इनकी विंड का डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। तो चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के समान होती है। देखिए सर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो विंड जो देखने को मिलती हैं वो आपको देखने को मिलती है, मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज, या मैं बोल सकता हूँ आपके जो चक्रवात हैं उत्तरी गोलार्ध में होते हैं क्या? आपके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की दिशा, पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है चक्रवात की, ये गलत है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सर ये आपके क्लॉकवाइज होते हैं, तो ये भी आपका गलत है।
पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा व घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। लास्ट वाला कह रहा है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवन की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ही होती है। तो ये गलत है सर, क्लॉकवाइज भी होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इसका सीधा सही ये है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर सदैव चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगे और दक्षिणी गोलार्ध में सदैव आपको क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। तो आंसर जो है यहाँ पे निकलेगा कौन सा, हमारा सी आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट देखो, जनसंख्या नकारात्मक, मैं बोल बोल के थक गया था कि अब तक जो नकारात्मक वृद्धि हुई है वो एक ही दशक देखने को मिलता है, 1911 से 21 का दशक जो है ये दशक होगा इसमें। और नकारात्मक वृद्धि जो रही है -3, मैं बोल सकता हूं 0.31 जो माइनस आपका 0.31 जो है ये यहाँ पे कुछ वृद्धि देखने को मिलती है 1921 के अंदर आपका। सर इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है कि सर कि जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि, अगर इस समय अगर हम बात करें तो फर्स्ट विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध इसी समय हुआ, तो लोगों की हानि बहुत ज्यादा हुई। बिल्कुल तरीका है सर ये याद करने इस वक्त महामारी भी थी, प्लेग वगैरह काफी सारा, अमेरिकन फ्लू चल रहा था, अमेरिकन फ्लू चल रहा था सर, और इसी समय ज्यादा आती है। कोरोना भी इसी समय आया, कोविड-19 कहा गया है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लौह इस्पात कारखाना सबसे पुराना है। देखो भारत के अंदर जो पहला लौह इस्पात उद्योग खोला गया था अकरात, तमिलनाडु के अंदर, जो कि आपका सफल रहा था। उसके बाद में जो सफल पहला लौह इस्पात उद्योग रहा था वो वेस्ट बंगाल कुल्टी था, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अब बात करते हैं किसकी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये प्राइवेट सेक्टर का भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग है जिसकी स्थापना 1907 में हो गई थी। ये आपका देखने को मिलता है। उसके बाद में मैं बोल सकता हूँ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी एंड सेल वगैरह, ये सब बाद में बने हैं। आपका विजयनगर स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी बहुत बाद में स्वतंत्रता पश्चात बनी है। स्वतंत्रता पूर्व जो है केवल एक ही देखने को मिलता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के भूगोल से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है भूआकृति प्रदेश से कि उत्तर से दक्षिण, मैंने कहा था आप हिमालय से उतरेंगे सबसे पहले दिखाई देगा भांबर, भांबर के बाद में दिखाई देगा तराई, तो भांबर और तराई होते ही ये आंसर सही हो गया है। फिर होता है खादर और नदी के लास्ट में मिलता है डेल्टा, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। सर ये क्वेश्चन जो है सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का, ये कॉलेज लेक्चर में भी था शायद, या एसआई में था, एसआई में था सर, कॉलेज लेक्चर में नहीं था। जिप्सम अपना, सीधी सी बात है यार, जैसे जिप्सम राजस्थान, जैसे जामसर, जैसे जिप्सम जैसे जामसर, जामसर जो है वहां पे जिप्सम मिलता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज लोग ये कहेंगे कि सर नदी तो हमारे सिलेबस में थी ही नहीं। सर नदी हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं थी। हमारे सिलेबस में क्या था, सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना। अब बात करते हैं जास्कर रिवर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जास्कर, ठीक है। तो जास्कर रिवर अगर मैं देखना शुरू करता हूँ तो ये आपका ना तो अरुणाचल प्रदेश में है ना ही आपका सिक्किम में है। अब देखो यहाँ पे आता है गढ़वाल कुमायूं, गढ़वाल कुमायूं जो बोलते हैं, ये बोलते हैं हम उत्तराखंड हिमालय को, है ना, तो उत्तराखंड हिमालय में भी नहीं देखने को मिलेगी। जास्कर जो है ये लद्दाख जो है अपना इंडिया के अंदर, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे हम आएंगे इधर ऊपर, लद्दाख वाला रीजन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पे करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये मतलब राजस्थान का एक, क्या ही बोलूं, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, 100 टापुओं का, 100 टापुओं का सर ये मैंने जिला दर्शन करवाया था, तब भी कहा था याद रखना बांसवाड़ा। सर ये देखिए, ये अगर आपको पता हो, अच्छा ये बांसवाड़ा माही नदी जो आती है ना, माही नदी की मतलब खूब सारी यहाँ पे धाराएं आती हैं और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इस क्षेत्र का निर्माण होता है, हाँ। इसलिए इसको बोलते हैं हम 100 टापुओं का शहर। अगर आप देखते हो राजस्थान में भी बिल्कुल दक्षिणतम, अगर मैं देखता हूँ राजस्थान अपने राज्य को देखता हूँ तो बिल्कुल दक्षिणतम भाग के अंदर मेरे को बांसवाड़ा देखने को मिलेगा, और यहाँ से माही नदी जो है वो आपकी प्रवेश करती है, तो ये इसका आंसर बांसवाड़ा। इसलिए ये सर ये क्वेश्चन भी मेरे को लगता है कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। सर ये प्रश्न सबसे सरल है, अगर आपको याद आ रहा हो, लर्नर्स को याद आ रहा हो, तो कॉलेज लेक्चर एग्जाम जो था जीके वाला, जब हमने उसका एनालिसिस कराया था सर, याद आ रही है, तब मैंने सहरिया का नाम लिया था कि सहरिया एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसका भरण पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 12 जिले में यह पाई जाती है सर। इसीलिए ये जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी जनजाति है जो कि भारत सरकार का आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया, तो सहरिया जनजाति को सम्मिलित किया गया है सर। अच्छा मीठे, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का सवाल, दोनों का सवाल है सर, तो आप ही बता दीजिए। आप बताइए सर। सर मैं तो जयसमंद को मान लेता हूँ जी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। एक काम करते हैं, ये मेवाड़ के राणा जय सिंह ने बनाई थी सर। बिल्कुल।
और ये कृत्रिम झील है ना, यस सर, बिल्कुल 7 टापू बिल्कुल, हैं शायद बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, से ये सबसे कृत्रिम बड़ा झील है। बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी करके है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, देखो राजस्थान की बात आती है ना तो मेरे दिमाग में आता है क्या, बाजरा। मैंने क्वेश्चन को देखा, मैं सोचा बाजरा होगा ऑप्शन में, बाजरा ऑप्शन में मिला नहीं। मक्का, मक्का देखो यार सबसे ज्यादा साउथ इंडिया के अंदर आप देखोगे, स्पेशली जो आप कर्नाटका देखते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूंगफली जो है वो गुजरात उत्पादन करता है सबसे ज्यादा भारत के अंदर। कॉलेज लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चन था कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो बीकानेर में होता है। और शायद उस वक्त हमने बताया था कि भाई भारत में सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर होता है। और राजकोट, गुजरात में राजकोट जो है, बीकानेर को लूणकरण सर जो है वो राजस्थान का राजकोट कहलाया जाता है। तो मूंगफली गुजरात होगा, ये भी राजस्थान नहीं होगा। कपास, दुनिया जानती है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र कर रहा है, काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। ऑब्वियस इसका आंसर जो है वो आपका सरसों ही होगा। सरसों अनुसंधान केंद्र जो देखने को मिलता है सेवर भरतपुर के अंदर, राई व सरसों अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। पृथ्वी की आकृति, अब देखो यार सिंपल क्वेश्चन है। सामान्यतः मैं आपको जब पढ़ाता था ज्योग्राफी तो मैंने कभी आपको मैप लेके दिखाया, मैंने दिखाया कि भाई हम रेखा चित्रों का उपयोग करें, या मैंने कभी आपको बताया कि भाई हम उपयोग जो कर रहे हैं आपका चार्ट का कर रहे हैं, मैंने उपयोग करा हमेशा इस गोले का, ठीक है। तो ये जो ग्लोब जो है ना, पृथ्वी की आकृति को समझ, पृथ्वी की आकृति आप इसी से समझ सकते हैं, ग्लोब से। कभी मानचित्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा आप पृथ्वी की आकृति को नहीं समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ग्लोब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि, अब देखो प्रश्नोत्तर तकनीक की बात करी जाए, विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थियों की कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भागीदारी हो जाती है, या एक अधिक अनुशासित कक्षा कक्ष रहता है। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है सर। एक प्रश्नोत्तर तकनीक है, क्वेश्चन आंसर टेक्नोलॉजी है, और ये शिक्षण में प्रभावी हो सकती है। क्यों सर? जब हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भागीदारी करते हैं। सर ए आएगा, सर मैं बताऊं, बी आएगा, सी आएगा, यानी कि विद्यार्थियों की एक सक्रिय भागीदारी इसमें सही जवाब होगा। अच्छा सर, इंश्योरेंस नहीं पूछा है, एश्योरेंस पूछा है सर। एश्योरेंस पूछा है। ये एक ही बात है सर, ये जीवन बीमा जो लाइफ इंश्योरेंस होता है इसी को एश्योरेंस कहा जाता है सर। बिल्कुल एश्योर करता है, ये आपकी एश्योर करता है सर ये। निम्नलिखित जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करेगा? सर ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपभोक्ता विवाद अगर कोई हो जाते हैं तो इन्हें जिला फोरम, ऑब्वियस जिला फोरम जिला न्यायालय जिलाधीश नहीं करेगा सर, जिला फोरम इसको करेगा। सर अब ये क्या बोलूं मैं, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 1935 के अधिनियम के साथ था। यस ये तभी स्टैब्लिश हुआ है। राजस्थान राज्य में सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब बताओ सर क्या किया जाए? राजधानी लगा दो, जयपुर लगा देते हैं, क्या करेंगे? राजधानी लगा दिया जाए। ऐसे प्रश्नों को ना ज्यादा अपने को वो नहीं करना है जी। चलो जी आगे बढ़ाओ जी। सर बस हो गया, अब आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। ये एसएसटी का पेपर था सर। ये एसएसटी का पेपर, ये रीट लेवल का पेपर था, कुछ ज्यादा सरल नहीं हो गया सर। देखो मैं अगर देखूं इस पेपर में तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, और 3 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं, चॉइस हिस्ट्री कल्चर के। हाँ, और हिस्ट्री और कल्चर 24 क्वेश्चन है आपके। तो लगभग मैं एसएसटी का अगर बोलूं कि एक ठीक ठाक तैयारी करने वाला विद्यार्थी था तो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था एसएसटी वाला। अच्छा कुछ सर लर्नर के आ रहे हैं हम पे कि सर ये बताओ आप कि कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट रह सकता है, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसमें फाइनल 130 प्लस 130 प्लस फाइनल सिलेक्शन के लिए। हाँ। देखो रीट लेवल 2 की अगर मैं बात करूं, नो डाउट कंपटीशन राजस्थान में तो बहुत अच्छा खासा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर अब पटवार तो धमाका लाओ। एक बार अपने जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने सही जो क्वेश्चन लिए हैं, भी 90 प्रश्न हमने करवाए हैं, तो एक बार कमेंट करेंगे कि 90 में से उनके लगभग कितने सही हो रहे हैं। हाँ आप एक बार बता दीजिए जिससे आइडिया लग सके, हमें पता चल सके फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपके कितने क्वेश्चंस पे यहाँ पे हो सकता है। कम से कम 130 मान के चलेगा, क्योंकि सर देखिए इसके पीछे लॉजिक देखिए। पहली बात तो प्रश्न पत्र जो है बड़ा सरल आया, बिल्कुल
मनोविज्ञान जिस हिसाब से कठिनाई स्तर की बात की जा रही थी उस हिसाब से कठिनाई स्तर रहा नहीं, वो बिल्कुल लो लेवल रहा है सर, कोई दो राय नहीं। एसएसटी के प्रश्न हमने देखे बहुत ही सरल है, बच्चों वाले। मनोविज्ञान तो अपने राजस्थान के विद्यार्थी रट के बैठे रहते हैं, रट के बैठे रहते हैं सर। तीसरी बात, पोस्ट केवल 31,000 है ना, 31,000 में से 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं और अटेंडेंस लगभग 90% है आज। बिल्कुल अटेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो और एक विद्यार्थी पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा था। इसके पहले फरवरी 2018 में रीट का पेपर हुआ था, सारी 11 फरवरी तारीख थी, तो बिल्कुल मुझे तारीख ज्यादा याद थी, वो 11 फरवरी थी, फिर मार्च या अप्रैल में डेट गई थी इसकी। अप्रैल में बिल्कुल। फिर लास्ट में आके अब फाइनल आपका सितंबर के अंदर ये पेपर हो चुका है। नहीं 11 फरवरी 2018 को ही पेपर हुआ था सर। नहीं अच्छा 18 के बाद, हाँ, इस बार की मैं बात कर हाँ, रहा हूं, इस बार और ये सितंबर में पेपर हुआ है। बिल्कुल। तो 130 से ज्यादा अगर किसी के आ रहे हैं तो आप काजू कतली हमें खिला सकते हैं। 1 किलो का भोग लगता है, 800 ग्राम बाबा रखते हैं, बाकी वापस कर देते हैं। चलिए तो सर अब तक यहाँ पे जो क्लासेस हैं, लर्नर जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। इवन आप राजस्थान की जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे एग्जाम हम यहाँ पे आपको तैयार करवाते हैं। और प्रेजेंटली ऑफर चल रहा है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन हम फ्री दे रहे हैं, और आप 2 साल का लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि सर मैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ, क्या कारण है मेरे को, तो मैं तो 2 साल का लूंगा ही नहीं, 2 साल से पहले ही मेरा काम हो जाएगा। तो सर देखो 2 साल का या 1 साल का लेने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है, हम अलग अलग कोर्स जो हैं उनके पेमेंट नहीं रखते हैं। आप इसी फीस में रीट की तैयारी करेंगे, इसी में पटवार की करेंगे, इसी फीस में ग्राम सेवक की करेंगे, इसी में आप आरएस की करेंगे, इसी में फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, इसी फीस में आप सेकंड ग्रेड की। मतलब मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान की कितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि आप देख सकते हैं आपके घर में अगर आपके भाई बहन हैं, मान लो आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या आपका भाई है या आपकी छोटी बहन है वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एक सिंगल फीस में। आपको अलग अलग जो है वो पेमेंट यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सर यहाँ पे हमारे बैच कोर्सेज आते रहते हैं, तो एक ये बैच कोर्स जो है योद्धा भी शुरुआत हो रही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर योद्धा बैच कोर्स आ रहा है, ये पुलिस कांस्टेबल के लिए रहेगा और राजस्थान के टॉप एजुकेटर्स इस पे पढ़ा रहे हैं। 27 सितंबर से बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं चंदू जैन सर यहाँ पर राजस्थान का इतिहास लेकर के आ रहा हूँ, आप आदरणीय तुषार सर जो हैं राजस्थान की भूगोल, तरुणा मैम करंट अफेयर्स, मनीष शर्मा जी लॉ राजस्थान पॉलिटी, शुभम शर्मा सर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर प्रमोद सर जो है रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ आरएस की, देखो जिनका टारगेट है आपका नेक्स्ट जो 2022 का आरएस है तो उसका भी हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आप कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी फीस में। उसके अलावा बात करी जाए आपका इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ पे हम कंटेंट जो है वो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स जो है इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम का भी हमारा एक बैच चल रहा है। और बात करते हैं हम किसकी, आपका एक सर्वश्रेष्ठ क्रैश कोर्स चल रहा है आपका आरएस का, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले कोर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैच कोर्स के अंदर, तो आपको मतलब इस तरीके के बहुत से बैच कोर्स आपको मंथली देखने को मिल जाएंगे अनअकैडमी पर। बात करते हैं कि क्लासेस क्या लाइव होती हैं, नो डाउट सारी क्लासेस लाइव होती हैं। किसी वजह से आपके सेशन छूट गए हैं तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलती हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात की जो पीडीएफ मटेरियल मिल रहा है उसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। रिकॉर्डिंग सेशन कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे, आपके सामने खुली चॉइस होगी। आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग यहाँ पे करवाई जाएगी, यानी कि आपको एजुकेटर जो है वो पर्सनली गाइड भी करेंगे। और सर यहाँ पे बहुत मतलब स्टेटमेंट भी हैं, मतलब लर्नर्स जो हैं उनके रिव्यूज भी हैं, पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। सर जी एसआई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाए हुए में। बिल्कुल, ये हमारे मतलब जो एजुकेटर हैं उनके कमेंट्स उनको करे गए हैं कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मिले हैं आपके, डायरेक्टली मिले हैं। तो नो डाउट कंटेंट जो है आपको अनअकैडमी पे काफ़ी अच्छा और प्योर कंटेंट मिलेगा। और दूसरी अगर बात करी जाए यहाँ पे नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ फीस की, तो अनअकैडमी की नाम मात्र की फीस है। आपको लगता है कि नहीं आरएस में अभी 1 महीने के लिए ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या मेरे को रिवीजन करना है, तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपके सामने चॉइस है, आप 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 महीने का भी, 12 महीने का भी और 24 महीने का भी। अगर 1 महीने की बात करूं तो 1260 रुपये फीस है, 3 महीने की 3100 रुपये है और 12 महीने की आपकी 6300 रुपये फीस है। बट यहाँ पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देंगे और 2 साल के साथ में हम 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री देंगे।
10% यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव या चंदू सर का आपका जैन लाइव, कोई भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। सर यहाँ पर 2-3 सवाल आ रहे हैं, जैसे हमारे भाई देवलाल जी पूछ रहे हैं सर पटवारी के लिए धमाका कर दो। बिल्कुल, पटवारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, क्रैश कोर्स हमारे चल रहे हैं, इस समय टेस्ट सीरीज पटवार के लिए चल रहा है, और पटवार के लिए मैं बिल्कुल यूट्यूब पे पटवार और ग्राम सेवक है उसका मैं कोर्स चल ही रहा है करने वाला हूँ, ज्योग्राफी का। एक सर यहाँ पर मोहित जी पूछ रहे हैं स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी। भाई अब तो स्कूल लेक्चरर ही बचा है। हाँ, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ही बचा है। अक्टूबर नवंबर में संभावित है सर, तो तैयारी। देखिए एक बात याद सर यहाँ पर कहना चाहूँगा, स्टूडेंट जो है सर वह वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करता है। ये वही बात हो गई कि बाढ़ आने के बाद जो है हम मकान को सही करेंगे, वो घटना यहाँ पर नहीं दोहरानी चाहिए। इतिहास गवाह है, जिसने भी धरातल से तैयारी की है और समय से पहले तैयारी की है उसी का चयन हुआ है सर। देखिए स्कूल लेक्चर की सर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ, आप ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, बीएड हैं, तभी आप वो फॉर्म भरवाएंगे। बट जो लर्नर पहली बार किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि स्कूल लेक्चर में फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्रैक नहीं करते, करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बट वो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो तैयार करने शुरू करते हैं। लाइक आपकी एनसीईआरटी या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान पढ़ लेंगे। फाइनल जब एग्जाम आएगा तो सर उस वक्त ना तो मेरे पास टाइम है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान पढ़ाने का, ना ही आपके पास टाइम सर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मुझे बात याद आ रही है कि मेरा जैसे अभी हिस्ट्री का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के एजुकेशन पर किताबें चल रही है, पढ़ा रहा हूँ मैं, तो उससे सर काफ़ी प्रश्न है। भाई कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में 50 प्रश्न डायरेक्ट उन किताबों से पूछे गए हैं। और स्टूडेंट की गलती क्या होता है सर, बाजार जाता है, लेके आता 800 पेज की गाइड और उसको सीने पे रख के सो जाए, दूसरे दिन संभावना रहती है हार्ट अटैक नहीं आ जाए। तो ऐसी है। मैं एक मतलब हम यही कहेंगे, आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, खुद से भी तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले इन आधार बुक्स को आप उठाइए, आधार बुक्स को उठाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट इनको नेग्लेक्ट करता है सर, जबकि ये धरातल जब एक मकान का निर्माण करना है, अगर नींव ही नहीं बनाएंगे तो मकान ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और एक स्टूडेंट सर यहाँ पर मैं आप सभी प्यारे साथियों को बता देना चाहूँगा, स्टूडेंट इन दिनों भ्रमित ज़्यादा हो रहा है, तो भ्रमित होने से भी बचें, पढ़ें, अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ मटेरियल का चयन करें। बिल्कुल। तो सर आप लोग जो है तैयारी खुद से, मतलब आपको लगता है ठीक है वैकेंसी आएगी, ये मैं मानता हूँ कि एक मोटिवेशन मिलता है वैकेंसी आने के बाद में। हम जो है प्रिपरेशन जो है थोड़ा सा सीरियस होकर करना शुरू करते हैं, बट फिर भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं, लाइक आप अपना सब्जेक्ट, लाइक साइकोलॉजी की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, स्कूल मैनेजमेंट सर, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर लें, तो ये थोड़ा थोड़ा एक दो घंटे आप देना शुरू कर दीजिए आज से ही। नो डाउट वैकेंसी सर मेरे को ये लग रहा है कि 101% 2022 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर हो जाएगा 100%। और सर जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं यहाँ पर, मेरे साथियों एक बात आपको बताऊं सर, फर्स्ट ग्रेड में निश्चित है कि 15 प्रश्न हिस्ट्री के आने हैं, 15 आपके स्कूल मैनेजमेंट के आने हैं, 10 प्रश्न जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स के आने हैं, पिक्स है सर। और ज्योग्राफी राजस्थान भूगोल के 10 सवाल आने हैं पिक से, फिर भी हम उनको नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम में देखा है मैंने, लोग मैनेजमेंट छोड़ दो, करंट छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो, इंग्लिश छोड़ दो, फिर नहीं छोड़ दो, फिर स्कूल लेक्चर हमें छोड़ देता है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया, 5 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी वाला हो गया, तो उनको थोड़ा थोड़ा भी यार ध्यान देना शुरू करो आप, नो डाउट आपको बेनिफिट होगा। चलिए, तो आप ये एक हमारे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एमपी, यूपी और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अनअकैडमी आरपीएससी लाइव एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये क्लास दे रहे हैं, तो चंदू सर भी यहाँ पे क्लासेस देते हैं डेली शाम को 5 बजे, मैं भी लेता हूँ रात को 10 बजे, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आरपीएससी एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे जितने भी एजुकेटर हैं उनके अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, तो ये चैनल भी आप टेलीग्राम पे इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, पटवार की, तो आप अनअकैडमी राजस्थान जो है हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, और आप सभी को हमारी तरफ से फाइनल सिलेक्शन के लिए अग्रिम बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।